बच्चों, कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया था और कल हमने पहला एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का डिस्कस किया था, जहां पर हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है, उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हमने उसके नियर बाई किसी बिंदु पर हमने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज बच्चों हम लोग दूसरा यहाँ पर इसका एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक शीट है जो अनंत विस्तार वाली इनफाइनाइट शीट है हमारे पास एक, और उस पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम ये दिखाएंगे कि जब हमारे पास कोई इस तरह की इनफाइनाइट विस्तार वाली कोई आवेशित शीट होती है तो उसके निकट किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो समान होते हैं, यानी आपके दो निकटवर्ती बिंदु हैं तो दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग नहीं होगी बल्कि सेम होगी। तो बच्चों, इनफाइनाइट विस्तार वाली शीट को यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हम यहाँ पर उसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए ये हमने उसका एक छोटा सा भाग ले लिया उस शीट का, ठीक, जिसका एरिया ए है और जिस पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से शो कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसका एरिया ए माना है और इस पर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ मार्क कर दे रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा बच्चों कि इस डेरिवेशन को हम दो पार्ट में यहाँ करेंगे। तो पहला पार्ट वो है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि इस शीट के निकट दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान हम अलग अलग पहले मानकर चलेंगे और बाद में हम ये प्रदर्शित करेंगे गॉस के नियम की सहायता से कि वो दोनों मान आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए। ये पहला पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट Q है, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ को अक्ष मानते हुए एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस खींचेंगे जो किस फॉर्म में आएगी, इसका शेप क्या होगा, जो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। किस शेप की होगी? सिलेंड्रिकल, यानी इस प्रकार की। हम ये मान ले रहे हैं कि जो बिंदु P है उसके पहली फ्लैट सरफेस पर लाई करता है और जो दूसरा वाला पॉइंट Q है वो उसकी दूसरी फ्लैट सरफेस पर स्थित है, ठीक है। और ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इसको हम x मान ले रहे हैं, इस वाली फ्लैट सरफेस को x से दिखा दे रहे हैं, इसको हम y से, ये y सरफेस और ये x सरफेस और ये वाली इसकी कर्व्ड सरफेस है, फाइन। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले पॉइंट P पर देखते हैं। यहां पर हम इससे होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, P फ्लैट सरफेस से, फिर Q फ्लैट सरफेस से, फिर कर्व सरफेस से, और फिर जब हम उसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे की पूरी गॉसियन सरफेस से बाहर जो फ्लक्स जा रहा है वो उस फ्लक्स कितना है, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफल अवयव ले लिया, और सपोज इसका जो एरिया है दैट एरिया इज D1। और हमने बताया था आपको क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में कि किसी भी तल के लंबवत यदि हम एक वेक्टर ले लें जिसका परिमाण हम इस क्षेत्रफल के बराबर माने तो क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। तो मान लिया इसका क्षेत्रफल dA1 है, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया वेक्टर dA1, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धनावेश से दूर की ओर होती है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 मान लिया आपने, उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ये आपके विद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर E1 हो गया। ये विद्युत क्षेत्र कितना है? ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E1 है,
ठीक है ना, इसको हम E1 से मार्क कर दे रहे हैं, ये E1 है। ठीक है, तो बच्चों अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने डिग्री हो गए, ये एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस एरिया एलिमेंट से जो बाहर जो फ्लक्स आ रहा है उस फ्लक्स की वैल्यू को हम देखें, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सपोज हम उसको यहाँ पर d∅1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, d∅1 इज इक्वल टू वेक्टर E1 डॉट वेक्टर dA1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर E1 और वेक्टर dA1 का क्या हो जाएगा, E1 dA1 cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू हम लोग रख दें तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E1 dA1, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 2 करके मार्क कर दीजिए। ठीक है ना, अब ये बच्चों ये तो केवल इस छोटे से एलिमेंट से होकर जाने वाला फ्लक्स है, लेकिन ये हम जो पूरा का पूरा सरफेस जैसे कि बहुत सारे छोटे 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 क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर के, एरिया एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालना है इससे होकर जाने वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स लेकर के उन सब से होकर जाने वाला फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसका हमको सम करना पड़ेगा। लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे अलग अलग एलिमेंट्स, उनको अलग अलग उनकी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, हम क्या करते हैं, इसका जो तरीका है, आसान तरीका, हम इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस सरफेस के ऊपर। यानी ये हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E1 dA1। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो E1 है कांस्टेंट है, E1 को आप बाहर ले लें, ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA1। तो बच्चों जब आप इन सारे के सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के एरिया का सम करेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो आपके पास फ्लैट सरफेस x है इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। सपोज वो एरिया हमने यहाँ पर a माना हुआ, कितना माना हुआ, a माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस E1, ए स्मॉल ए हमने माना हुआ है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3, बल्कि 3 इसको कर दीजिए। अब इसी तरह से बच्चों ये जो आपके पास y सरफेस है, इस y सरफेस से जाने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे तो उसका भी तरीका यही होगा। हमने यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया, सपोज इसका एरिया dA2 है, ये dA2 हो गया वेक्टर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई वो E2 हो गई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि dA2 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मींस इनके बीच का जो एंगल है दैट इज ऑफ 0 डिग्री। कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, ये d∅2 इज इक्वल टू E2 डॉट dA2, E2 dA2 cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना हो गया, ये इक्वल टू E2 dA2। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 करके मार्क कर लीजिएगा। अब बच्चों टोटल फ्लक्स इस सरफेस y से होकर कितना जाएगा, तो फिर वही कि हमें इस तरह के जितने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं उन सब से होकर जाने वाले फ्लक्स का सम करना पड़ेगा, और वो हम किससे करेंगे, थ्रू इंटीग्रेशन। तो φ2 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E2 dA2, E2 कांस्टेंट, सरफेस इंटीग्रेशन dA2। अब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये
ये वाली एक्स और वाई, ये जो सरफेसेज हैं एक दूसरे के सामने वाली सरफेसेज हैं, इनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एरिया हमने यहाँ पर ए माना था, तो ये एरिया भी कितना होगा, ए होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी कि ई टू ए। ये आपके इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो हमारे पास कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के ऊपर सपोज यहां पर कोई पॉइंट हम आर ले रहे हैं, ये पॉइंट आर है, ये एक हमने एरिया एलिमेंट लिया जिसके ऊपर एक पॉइंट आर जो है एग्जिस्ट करता है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। अगर आपने इसको यहां पर E3 मान लिया और इसको आपने यहां पर BA3 मान लिया, ठीक है ना। क्यों होगी इधर की और E3 की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर की ओर या इधर से इधर की ओर नहीं आएगी, इधर से इधर की ओर नहीं आएगी। धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा उससे दूर की ओर इस प्रकार से चलेंगे। तो यहां से अगर हम जाने वाला फ्लक्स निकालें इस एरिया एलिमेंट से, d∅3 निकालें, तो कितना हो जाएगा, d∅3 इज इक्वल टू वेक्टर E3 डॉट वेक्टर BA3। इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, E3 BA3 cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये बच्चों 0 हो गया, और इस वजह से φ3 भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया कितना, इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चों टोटल फ्लक्स जो अब इस सरफेस से पास हो रहा है, आप इधर से इस वाली सरफेस से, इस वाली सरफेस से या कर्व सरफेस से, जो टोटल जो इस सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, वो इन तीनों का सम हो जाएगा, φ1 φ2 और φ3 का। यानी टोटल जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है दैट इज φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 की वैल्यू -E1A, φ2 की वैल्यू प्लस E2A, और φ3 की वैल्यू कितनी, 0, यानी आ गया E2A माइनस E1A, इक्वेशन नंबर 7। लेकिन बच्चों गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस की थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर जितना नेट चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तो इस वजह से जो बाहर आने वाला जो फ्लक्स होगा φ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू implies that φ इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये भी इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को बता रहा है, ये भी इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को बता रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 and 8 वी कैन राइट हियर E2A minus E1A is equal to 0, implies that E2A is equal to E1A, A से A cancel, implies that E2 is equal to E1। दिस इक्वेशन नंबर 9। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो उसके नियर बाई अगर कोई दो पॉइंट्स है तो उन दोनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। तो अगर आप चाहे बिंदु यहाँ ले लें, चाहे बिंदु यहाँ ले लें, यहाँ ले आसपास अगर आप इसके बिंदु ले लें, जब तक आप इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं जाते E1 और E2 के मान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पहला हिस्सा है इस डेरिवेशन का, जिसमें पहले पार्ट में हमने आपको ये बताया कि किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित शीट के निकट विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से में चलेंगे, दूसरे पार्ट में चलेंगे, जहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों एक बात अब तक हम सिद्ध कर चुके हैं कि इनफाइनाइटली चार्ज शीट के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है।
और कितना होता है अब हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वही शीट का एक हिस्सा है, पोर्शन है, क्योंकि पूरी शीट को हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक छोटा भाग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट्स इस शीट के दाहिनी ओर है पॉइंट P, और दूसरा इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, एक इधर है और एक इधर है। अब फिर से बच्चों हम यहां पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिसके जो दो हमारे पास समतल पृष्ठ हैं, उन दोनों समतल पृष्ठों पर एक पर बिंदु P स्थित होता है और एक पर बिंदु Q स्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और वही काम हम बच्चों करने जा रहे हैं। पहले इसको हम x से मार्क कर दें सरफेस को, उसको y से। इससे होकर जाने वाला फ्लक्स निकालें, कुल इससे होकर जाने वाला फ्लक्स निकालें। फिर इसके ऊपर कोई जो कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स निकालें और उन तीनों का टोटल करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिंदु P से। यहाँ पर ये बिंदु P है। हमने यहाँ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लिया जिसका परिमाण dA1 है। ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया जो इस क्षेत्रफल को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और इस बिंदु पर मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो हमने E1 मान ली। वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ये वेक्टर E1 है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है d∅1 इज इक्वल टू वेक्टर E1 डॉट वेक्टर dA1। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो d∅1 इज इक्वल टू E1 dA1 cos 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास यहाँ पर d∅1 इज इक्वल टू E1 dA1। और अब आप इस पूरे के पूरे फ्लैट सरफेस x से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो ∅1 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E1 dA1। वही पहले की तरह E1 बाहर आ जाएगा, ये dA1 हो गया। और इसका मान जैसे हमने पहले माना था, यहाँ पर भी हमने मान लिया कि भाई इसका जो मान है वो मान a के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, E1 a। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर, जो भी लास्ट में था 10 था, इक्वेशन नंबर इसको आप ले लें 11। फिर आप यहां पर ले लीजिए ये एरिया एलिमेंट, ये यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे होकर जाने वाला फ्लक्स d∅2 E2 डॉट dA2 इज इक्वल टू E2 dA2 cos 0 डिग्री, E2 dA2। ठीक है ना। अब इस सरफेस से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स ∅2 इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E2 dA2। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी ∅2 इज इक्वल टू E2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, अब इससे होकर जाने वाला फ्लक्स निकल गया, इससे होकर जाने वाला फ्लक्स निकल गया। अब हमने लेना है इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया हमने, सपोज ये पॉइंट R है।
और इसको घेरे हुए हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया। सपोज ये जो क्षेत्रफल है इसका वो वेक्टर dA3 है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है, वेक्टर E3। तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, d∅3 इज इक्वल टू वेक्टर E3 डॉट वेक्टर dA3 E3 dA3 cos ऑफ 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0। तो ∅3 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। अब टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से बाहर कितना जा रहा है, दैट इज phi इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, यानी ये हो गया ∅1 की वैल्यू है E1A प्लस E2A प्लस 0, E1A प्लस E2A। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर, ठीक है। परंतु हम जानते हैं क्या, E1 इज इक्वल टू E2 और इसको कितना मान लीजिए आप, E हमने इसको मान लिया। तो कितना हो गया बच्चों, phi इज इक्वल टू 2EA और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 14। देखिए बच्चों गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस की थ्योरम कहती है phi इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 15। अब इक्वेशन 14 और 15 का जो राइट हैंड साइड है वो एक ही उसको बता रहा है, दोनों इक्वेशंस के यहाँ पर किसको बता रही है, इस गॉसियन सरफेस से बाहर आने वाले फ्लक्स को बता रही है। तो हम इनको आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी कैसे, 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/ε0 टाइम्स, या E बराबर कितना आ गया बच्चों, E इज इक्वल टू Q/A, ठीक है ना, और ब्रैकेट में आ गया कितना, 2/ε0। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिएगा तो हमने बताया था कि Q/A क्या है, यानी चार्ज ओवर एरिया, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बच्चों हो गया E इज इक्वल टू σ/2/0, ठीक है। तो इससे ये सूत्र जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि किसी भी आवेशित शीट के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक समान होती है और उसका मान कितना होता है, σ/2/0 के बराबर होता है, ठीक है ना।